Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम स्टैटिक पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस, विच इज़ आवर पार्लियामेंट, हमारी संसद। इस संबंध में संवैधानिक क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। जो दोनों सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो मेंबरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। उनका ड्यूरेशन या टाइम या लाइफ जो होती है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संवैधानिक प्रावधान से, जहां पर आर्टिकल 79 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी। तो ये आर्टिकल कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी यूनियन के लिए, एक संसद होगी यूनियन के लिए, केंद्र के लिए, जिसमें कौन कौन होगा। इट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस टू बी रेस्पेक्टिवली नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। तो संसद किस किस से मिलकर बनी है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी संसद का अभिन्न अंग है, ये आर्टिकल 79 में कहा गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। मेरा नाम है निधि और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अपने किसी भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन को लेकर अभी जाकर मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होता है ND10। ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स में अगर आप जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। आप जानते हैं दिल्ली में ऑलरेडी एक ऑफलाइन सेंटर है हमारा, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में भी खुलने वाला है, जहां से अपनी आप IAS की जर्नी शुरू कर सकते हो अनअकैडमी के साथ। इस सेंटर के लिए एडमिशन्स ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। बैच हमारे 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ पर आप अर्ली बर्ड ऑफर लेना चाहते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर आपको बेसिकली मिलेगा अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स में हैं तो आपको 40% तक का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एनरोल करना होगा बिफोर 30th नवंबर फॉर दिस बैच। और कोई भी जानकारी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप सेंटर पर भी जा सकते हैं या फिर इस फ़ोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना है ND10। चलिए ना, हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि संविधान में दिया गया है, उसमें राष्ट्रपति को भी इंक्लूड किया गया है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जैसा कि अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको क्लैरिफाई करते हुए कहा गया है संविधान में ही कि प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। इज योर एग्जीक्यूटिव है, मतलब नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। यस, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा होता है, हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है हमारे और आपके द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है, तो इन दी अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सरकार के हेड हैं, जो सरकार देश को चलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउसेस। तो सबसे पहले आर्टिकल 80 जो है वो बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा की। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कैसे होगा, संगठन किस प्रकार से होता है। तो संविधान में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी गई है राज्यसभा की, उसको फिक्स किया गया है 250 पर। यानी राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 मेंबर्स हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? 250 मेंबरशिप, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे राज्यों के, जो राज्यों की विधानसभा से चुनकर आएंगे। मतलब राज्यों की जो विधानसभा है, उनके जो MLA हैं वो इनको चुनकर भेजेंगे। और कैसे चुने जाते हैं ये, कैसे इनका इलेक्शन होता है? बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज से। तो 238 कहाँ से आ रहे हैं? राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से। और इनको चूज करने का जो तरीका है वो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करेगी, कि पार्लियामेंट बताएगी कि UT से जो मेंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे।
तो बेसिकली यहाँ पर आउट ऑफ 250 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट व्हाट द करंट राज्यसभा इज मेड ऑफ, ठीक है। 250 में से 238 विल बी स्टेट एंड यूटी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, स्टेट और यूटी से आएंगे। वहीं 12 जो सदस्य होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, नामांकित होंगे। और उनको नॉमिनेट कौन करेगा? उनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाएगा, ठीक है। जो राज्यों से आएंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, और यूटी से जैसा पार्लियामेंट कानून के द्वारा एक लॉ बनाकर प्रिस्क्राइब करेगी उस तरह से। अगर प्रेजेंट में बात करें तो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो है 245 मेंबर्स, मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है? 245, जिसमें से 229 मेंबर्स जो हैं वो राज्यों से आते हैं, वो राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, 12 को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली। अब ये जो मेंबर्स इनको नामांकित किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कहीं से भी किसी को भी नामांकित नहीं किया जाता। यहाँ पर ऐसे 12 लोगों को चुना जाता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स, मतलब इन 4 क्षेत्रों में, विच इज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो इन 4 क्षेत्रों में जिन लोगों के पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पर नामांकित किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर हम अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची जो है, 4th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स को लेकर राज्यसभा में टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब किस राज्य को कितनी सीट्स मिलेंगी, किस यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी, इस तरह से, ठीक है। तो चौथे अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है। नाउ नेक्स्ट कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस, निचला सदन। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो संविधान में फिक्स की गई है 552, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 530 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब राज्यों से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं। हर राज्य से डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन प्रेजेंट आते हैं ना, है ना, उस तरह से। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं उत्तराखंड से हूं, तो हमारे राज्य से कितने लोग जाते हैं? हमारे राज्य से 5 लोग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग राज्यों से। इसी के साथ साथ 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, एंड दे आर चोजन, दीज 552 मेंबर्स आर टू बी चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो अभी होने वाला है ना लोकसभा का इलेक्शन 2024 में, वो होता है, ठीक है। नाउ प्रेजेंट में कितनी मेंबरशिप है लोकसभा की? 543 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, इट्स 543। 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से अगेन 530 जो हैं वो मेंबर्स आए हैं अलग अलग स्टेट्स से, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, मेंबर्स, दे रिप्रेजेंट द स्टेट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा है। और वहीं दूसरे 13 मेंबर्स आते हैं हमारे फ्रॉम दी यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली, करंट में, ठीक है। चलिए, अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें जो अभी 2024 में रिजॉल्व हो जाएगी और नई 18वीं लोकसभा बनेगी, तो एक बार 17वीं लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 17 लोकसभा was formed by the members elected in 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। यहाँ पर जो स्पीकर थे लोकसभा के वो इलेक्ट हुए थे ओम बिरला जी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना टू क्लेम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, टू क्लेम द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो नहीं अचीव कर पाई थी। अब अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुनना है तो उसके पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, इस बार 2019 के आम चुनाव में क्या हुआ था? किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास 10% तक की सीट्स नहीं थी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर कि 10% सीट्स होनी चाहिए। इसके अलावा 17वीं लोकसभा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधि भी देखे गए, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज था, या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है जो देखा गया लोकसभा में, विच इज़
14%, 14% महिलाएं चुनकर आई थी इस बार निर्वाचन के द्वारा। इसके अलावा 267 मेंबर्स जो थे वो पहली बार एमपी बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दी 17th लोकसभा। नाउ आर्टिकल 82 बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब मैंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज रही है। अब देखो क्या होता है, हर सेंसस के बाद क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होगी, तो हमारे संविधान में उस संबंध में भी प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया कि भाई लेट्स से स्टेट एक्स है, वाई है, जी है, ये स्टेट्स हैं। यहाँ पर अभी जो सीट्स एलोकेशन है, जो सीट्स हैं लोकसभा में, स्टेट एक्स से आती हैं 50 सीट्स, वाई से आती हैं 60 सीट्स, जेड से आती हैं लेट्स से 40 सीट्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर होगा ये, अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं ये। अब हर सेंसस के बाद यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। पॉपुलेशन चेंज होती है वो कैलकुलेट हो जाएगी, उसके हिसाब से रीएडजस्टमेंट की बात भी हमारे संविधान में की गई है कि जैसे जैसे सेंसस कंप्लीट होता है, जब कंप्लीट हो जाएगा सेंसस, तो जो एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में, और डिवीजन है जो हर सीट का इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब अभी लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकली अभी एक राज्य है जहां पर वी कैन से कि 50 लाख की पॉपुलेशन है ना, वहां से हर 5 लाख पे एक प्रतिनिधि चुनकर आ रहा है। अब उस राज्य में पॉपुलेशन बढ़कर हो गई है 70 लाख, ठीक। अब उसका रीएडजस्टमेंट करना है, या 5 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा कि 7 लाख पर एक चुना जाएगा, और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो सब जगह पर पैरिटी होगी। और अगर 5 लाख पर ही एक प्रतिनिधि चुना जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी उस राज्य की। तो ये वाला प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि भाई हर सेंसस के बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है हाउस ऑफ द पीपल में टू द स्टेट्स, राज्यों से जितनी सीट्स आनी है वो, और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राज्य का जो बंटवारा होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। भाई एक राज्य जो है अलग अलग संविधान कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है ना, तभी तो वो सीट्स क्या है बेसिकली 50 मेंबर्स, तो अलग अलग 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं लोग, है ना। तो उसका रीएडजस्टमेंट भी किया जाता है बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो संविधान कहता है कि ऐसा उस अथॉरिटी के द्वारा और उस तरीके से जैसे पार्लियामेंट कानून के द्वारा बताए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके लिए लाया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। यहाँ पर लाया जाता है परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा, और बताया जाता है किस तरह से किया जाना है। फिर डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये सारा काम करता है। नाउ यहाँ पर ये कहा गया है, एक और चीज ऐड कर दी गई है। देखिए इसीलिए हमारा संविधान इतना इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना एलिफेंटाइन साइज कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज हर चीज को क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ पर कंडीशन दे दी कि चलो सेंसस आ गया, सेंसस के बाद प्रोवाइडेड कि जो भी रीएडजस्टमेंट किया जाएगा वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग हाउस। लेट्स से इलेक्शन होने हैं मई में और सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट हो गया लेट्स से इन जनवरी, तो ऐसा नहीं है कि इन 4 महीनों के बीच में भी अफेक्ट हो जाएगा रिप्रेजेंट, तब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होंगे फ्रेश, उस समय ये रीएडजस्टमेंट होना चाहिए, रिजोल्यूशन तक वेट करना पड़ेगा, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन को। ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। लेकिन कंसिडरिंग बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे बहुत सारे कानून भी आए जहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल को लेकर मेजर्स लिए गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, उनकी डेकेडल ग्रोथ जो थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो घटी, कुछ राज्यों की बढ़ रही है, कुछ राज्यों का ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक पैरिटी लाने के लिए क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन से मतलब एक तरह से फ्रीज कर दिया गया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा to the states and division of each state into territorial constituencies till 2000 at the 1971 level। मतलब इस संविधान संशोधन ने 1971 में जो सेंसस था उसके अनुसार जो एलोकेशन ऑफ सीट्स था हर राज्य का, एलोकेशन ऑफ सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिवीजन था उसको फ्रोज कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया 2000 तक, कि भाई 2000 तक हम 1971 के सेंसस के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा देखेंगे और डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी देखेंगे, हम अगले सेंसस को नहीं काउंट करेंगे। ऐसा यहाँ पर इस संविधान संशोधन में कहा गया।
फॉर द सिंपल रीजन, देखो अगर कुछ साउथ के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ये आई भी थी बात कि वो लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो उनकी तो पॉपुलेशन घट रही है। ऑन दी अदर हैंड कुछ नॉर्थ के राज्य हैं जहाँ पर बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं सीरियसली लिए जा रहे हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में तो इनके साथ गलत हो जाएगा ना, जिनकी पॉपुलेशन घट रही है। अगर ये एडजस्टमेंट हो रहा है तो उनके तो रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाएंगे, और जो राज्य जो एक्चुअली में पॉजिटिव मेजर नहीं ले रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ये अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया। और उसके बाद इस बैन को, जो 2000 तक था, इसको आगे बढ़ा दिया गया अगले 25 साल यानी 2026 तक, ठीक है, बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। 2000 तक था, फिर 2001 में फिर से इस बैन को जो था रीएडजस्टमेंट पर कि भाई रीएडजस्टमेंट नहीं करना, इसको फिर से बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अब 2026 के बाद रीएडजस्टमेंट होगा, ठीक है, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स, ताकि सभी राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दें और किसी के साथ गलत ना हो इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इन जो सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो पहले बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों की, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में, जो अपर हाउस है या काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक परमानेंट हाउस है और ये विघटित नहीं होता। इस सदन का विघटन नहीं होता। होता क्या है यहाँ पर कि हर ऑल्टरनेट ईयर, हर सेकेंड ईयर 1/3 सदस्य जो हैं सदन के, 1/3 मेंबर्स, वो रिटायर हो जाते हैं और उनके बदले नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो ऐसे चलता है यहाँ पर। नाउ ये जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब 1/3 मेंबर्स रिटायर हुए तो वो दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, राज्यसभा में अलाउड है, ठीक है, उन पर कोई रोक नहीं है यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारा संविधान जो है राज्यसभा के सदस्यों की जो टर्म है, टर्म ऑफ ऑफिस है, वो फिक्स नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और वो किस पर छोड़ दिया गया, पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट ने इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951, जिसके बारे में, जिसका मैं सेशन लेने वाली हूँ आपके साथ इन द कमिंग डेज, आरपीए 1951 पर भी एक सेशन करेंगे हम, जहाँ पर हम क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा की बात भी करेंगे। इसमें प्रोवाइड किया गया जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो 6 साल का होगा। मतलब कार्यकाल कितना है, 6 ईयर्स का कार्यकाल है हर मेंबर का, और उन जिनका कार्यकाल कंप्लीट होता रहेगा वो 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहेंगे, और इस तरह से ये सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। दिस इज हाउ राज्यसभा वर्क्स। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा के ड्यूरेशन की। तो अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा परमानेंट सदन नहीं, ठीक है। इसका जो नॉर्मल टर्म है वो 5 साल का है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जब भी आम चुनाव होते हैं उसके बाद जब इसकी पहली मीटिंग होती है, जनरल इलेक्शन के बाद जब पहली मीटिंग होती है, वहां से लेकर अगले जनरल इलेक्शन तक 5 साल का इसका कार्यकाल होता है नॉर्मल सिचुएशंस में, ठीक है। और 5 साल पूरे होने पर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। फिर फ्रेश इलेक्शंस हो चुके होते हैं उससे पहले, एंड देन नई लोकसभा गठित हो जाती है अगले 5 साल के लिए। नाउ क्या ये हमेशा होता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर नॉर्मल टर्म्स। आम स्थिति में 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है। कब हो सकती है डिसॉल्व, कि एक तो राष्ट्रपति जब भी चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, या फिर संसद में, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी बहुमत खो दे और किसी और पार्टी को सरकार बनाने के लिए नंबर्स ना हो उसके पास, उनके पास बहुमत ना हो, तो भी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर फ्रेश इलेक्शन में चली जाएगी। ऐसा कई बार पास्ट में भी हुआ है कि दोबारा से आम चुनाव करने पड़े हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आम चुनाव ना किए जाएं, किसी और पार्टी को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाए ताकि फिर से इलेक्शंस में ना जाना पड़े, ठीक है। इसके अलावा कई बार इसका टर्म बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब जब भी राष्ट्रपति इमरजेंसी की उद्घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी, स्पेशली दी नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट बाय लॉ एक्सटेंड कर सकती है लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक समय पर, ठीक है। 1 साल के लिए एक समय पर इसको एक्सीड किया जा सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी
सीज टू ऑपरेट, जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो तब ये एक्सटेंशन जो है 6 महीने से ऊपर नहीं होता है। तो इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट बाय लॉ 1 साल तक एट वन टाइम एक्सटेंड कर सकती है कार्यकाल लोकसभा का, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी रिवोक हो गई है, खत्म हो गई है, तो तब ये मैक्सिमम 6 मंथ्स रह सकता है एक्सटेंशन, उसके बियॉन्ड नहीं रहेगा। ऑल राइट। और ये जो 1 ईयर एट अ टाइम है ना, ये कितने भी टाइम के लिए हो सकता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए हो सकता है। अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो कार्यकाल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इन दी कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कब लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल के बियॉन्ड गया है, बहुत कम स्थिति में गया है। आई होप यू नो इट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप यू लाइक द सेशन। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि और कौन से स्टैटिक टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर हियर एज शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। कोर्सेज तो हम लेकर ही आएंगे, लेकिन ये शॉर्ट वीडियोस में चाह रही हूँ मैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर करा दूँ। So I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Also, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप भर दीजिए सो दैट वी गेट बेटर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, और हम किस तरह का और कंटेंट आपके लिए लेकर आए। So that will be all guys. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye. Unacademy. Let's crack it.